चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी लोग को क्लास 9th जिसमें हम लोग पढ़े थे क्लास 9th का चैप्टर 1 हम लोग पढ़े थे। प्यारे दोस्तों, क्लास 9th का चैप्टर 1 हम लोग पढ़े थे। क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जीवन के मौलिक इकाई। कौन सा पढ़ रहे थे? अध्याय 1 जीवन का मौलिक इकाई हम लोग पढ़ रहे थे। प्यारे दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या हुआ? जीवन का मौलिक इकाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? सेल भी बोलते हैं। कोशिका, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे प्यारे दोस्तों, जिसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़ लिए थे। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे क्या क्या बताया गया था। कोशिका का परिचय हम लोग पढ़े थे। कोशिका का परिचय पढ़े थे। कोशिका कितने प्रकार के होता है ये पढ़े थे। देखिए, ये सारा चीज पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे। पार्ट 1 में हम लोग ये सारा चीज को क्या कर चुके थे प्यारे दोस्तों? पढ़ चुके थे। पार्ट 1 में हम लोग सभी प्यारे दोस्तों ये सारा चीज पढ़ चुके थे कि कोशिका क्या है। हम लोग पढ़े थे कि एक भवन को बनाने के लिए ईंट एक संरचनात्मक इकाई होता है। उसी तरह से हम लोग घर उठ बना रहे ईंट क्या करते हैं? पहले ईंट लेते हैं, ईंट से सीमेंट वालों मिला करके दीवार बनाते हैं और तीन को 4 को दीवार जोड़ देते हैं, तब जाकर के 3 दीवार को जोड़ दिए, 4 दीवार को जरा बना उसको जाकर छोड़ देते हैं, तब जाकर के एक भवन का निर्माण होता है, एक रूम का तैयार होता है। उसी तरीके से हम लोग का शरीर का भी निर्माण हुआ था। बताया गया था कि कोशिका, बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण हुआ था और ऊतकों के मिलने से अंग का, और ये अंग के मिलने से किस चीज का निर्माण हुआ? शरीर तंत्र का। और उसके बाद एक जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। इस तरीके से हम लोग जान चुके थे प्यारे दोस्तों। तो हम सभी लोग आज के क्लास में इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे। ये सारा चीज हम लोग पढ़ लेते। कोशिका का खोज कौन किए थे? कोशिका का खोज सबसे पहले जो थे कौन किए थे प्यारे दोस्तों? रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक, जो 1665 ईस्वी में किए थे। और कोशिका के बीच में ही क्या पाया जाता है प्यारे दोस्तों? केंद्रक होता है। केंद्रक है, और केंद्रक का खोज किए थे कौन? रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक खोज किए थे, जो 1831 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1831 ईस्वी में केंद्रक का खोज हुआ था प्यारे दोस्तों। ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद कोशिका सिद्धांत पढ़ चुके थे। कोशिका सिद्धांत 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडर एवं स्वान वैज्ञानिक थे, जो 1838 से 39 ईस्वी में। एक वैज्ञानिक स्लाइड जो 1833 और एक टीसवान जो 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिए थे। और कोशिका था जीवों के आधार पर 2 प्रकार के था। पहला था प्यारे दोस्तों एक कोष के जीव, और दूसरा क्या था? बहुकोष के जीव था। एक कोष के जीव पर थे वैसा जीव जिसके शरीर का निर्माण केवल एक ही कोशिका से हुआ हो, तो उसे हम लोग एक कोष के जीव कहते थे। और वैसा जीव जिसके शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के हुआ, उसे बहुकोष के जीव कहते। एक कोष के जीव में अमीबा पैरा में से वे सारा जीव कैसा था प्यारे दोस्तों? एक कोष के जीव था। और मनुष्य, गाय, भैंस, ये सब क्या है? बहुकोष के जीव था। ये सारा चीज हम लोग पढ़े थे। आगे देखिए, ये सब अमीबा, ये सारा चीज देख लिए थे। उसके बाद बहुकोष के जीव, ये सारा देख लिए थे। कवक, पादप, ये सारा चीज देख लिए थे। उसके बाद ये सारा चीज हम लोग देख लिए थे। कोशिका की आकृतियों के आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं, जिसमें पहला हम लोग पढ़े थे कुछ कोशिकाएं अपनी आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा। और कुछ जीवों में कोशिका का आकार स्थिर रहता है, जैसे तंत्रिका कोशिका, ये सब स्थिर रहता है, इसमें बदलता उदलता नहीं है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे। आगे हम लोग को देखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों। ये आगे हम लोग को पढ़ना, देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद आगे हम लोग को कुछ कोशिकाओं के नाम जाना है। कुछ शरीर में पाए जाने वाले कुछ कोशिकाओं का नाम, शरीर में पाए जाने वाले कुछ कोशिकाओं का नाम हम लोग को जानना है। शरीर में पाए जाने वाले कुछ कौन कौन सा शरीर में कोशिका है, कोशिकाओं का नाम हम लोग को जानना है प्यारे दोस्तों अच्छे से। तो इसको देख रहे, ये जो है क्लाइडोमोनस है। उसके बाद ये इस तरीके का रचना देते हैं, जो जीवाणु है, इस तरीके से सब पाया जाता है। उसके बाद ल्यूकोसाइट है, इस तरीके से हम लोग का कोशिका पाया जाता है। ये जो फिगर देख रहे हैं, तंत्रिका कोशिका है। किस चीज का है?
तंत्रिका कोशिका है, ये सारा से हम लोग परिचय हो जाती है। जो है वसा युक्त कोशिका है। उसके बाद यह यकृत कोशिका है। उसके बाद मेढक की लाल रक्त कोशिका है, अमीबा है। ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद ये जो संरचना देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, शुक्राणु कोशिका है। कौन सा कोशिका? शुक्राणु कोशिका है। और इसको देख रहे हैं अरेखित पेशी तंतु है ये सब। उसके बाद ये क्या है? अस्थि कोशिका है। उसके बाद ये क्या है? डायटम है। इस तरीके से मानव के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए तंत्रिका कोशिका हो गया, जिसको तंत्रिका कोशिका हो गया, रुधिर कोशिका हो गया जिसको ब्लड सेल, वसा कोशिका हो गया, फैट सेल, अस्थि कोशिका हो गया, बोन सेल जिसको हड्डी वाला सेल बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद चिकनी पेशी कोशिका हो गया, मैस्कुलर सेल हो गया। उसके बाद जनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल में हम लोग देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव में एक शुक्राणु और एक क्या होता है? अंडाणु। ठीक है प्यारे दोस्तों ये सारा चीज। उसके बाद हम लोग को आगे देखना है प्यारे दोस्तों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। आगे हम लोग को देखना क्या? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखना है प्यारे दोस्तों। हम लोग को आगे देखना है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। प्यारे दोस्तों आप सभी लोग जो अगर इस YouTube चैनल पर नए नए जुड़े हैं प्यारे दोस्तों, न्यूज का YouTube चैनल पर जो भी न्यू फैमिली मेंबर जुड़े हैं वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों। और अगर आप सभी को प्यारे दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास, बहन रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए, जिससे वह भी इस वीडियो का क्या कर सके प्यारे दोस्तों, लाभ उठा सके। चलिए हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम लोग को अंतर, यानी कि बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या बोल रहा है? अंतर बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पादप कोशिका के बारे में। देखिए इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या होता है प्यारे दोस्तों? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। और इसमें हरित लवक उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? हरित लवक। और हरित लवक के कारण ही देखिएगा इस तरीके से देखिएगा तो इसमें क्या होता है ना कि हरित लवक जो होता है उपस्थित होता है। हरित लवक उपस्थित होता है और हरित लवक के कारण ही इसमें हरित लवक जो है उपस्थित होता है। हरित लवक होता है जिसके कारण पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग कैसा होता है प्यारे दोस्तों? हरा होता है। पेड़ पादप में होता है जो हरित लवक क्या होता है? उपस्थित होता है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, इसीलिए हम लोग इसको स्वयं पोषी जीव कहते हैं। ये अपने से अपना भोजन तैयार करता है। किसके? प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का आप सभी लोग सूत्र जानते हैं, C6H12O6 बनाता है और इसको तोड़ता है। तोड़ करके बनाएगा क्या? जल बनाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन गैस बनाएगा और ये क्या देगा? ऊर्जा देगा। और ये प्राय क्या होते हैं? पादप कोशिका जो होता है बड़े आकार के होते हैं। पादप कोशिका क्या होता है प्यारे दोस्तों? बड़ी आकार के होते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते। देखिए इस तरीके से फिगर है इसका, देखिएगा तो इस तरीके से प्लांट सेल है। इसमें ढेर सारे अंग पाए जाते हैं। प्लांट सेल में बहुत सारे अंग है। प्लांट सेल में ही ये हमारा क्या हो गया? प्लांट सेल का, जिसको हम लोग इसको यहाँ पर जो है सेल बाल है, कोशिका भित्ति ये जो हो गया। इसके जस्ट बगल में देखिएगा तो सेल में है कोशिका झिल्ली, इसी को बोलते हैं। और इधर देख रहे हैं जो संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी वेकल्स। ये जो होता है दानेदार टाइप का रचना पाया जाता है इसमें, जिसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। उसके बाद इसमें अंतःप्रदेय जालिका होता है, एक चिकनी अंतःप्रदेय जालिका होता है और एक रुखरी। जो दानेदार टाइप का होगा उसको क्या बोलेंगे? रुखरी। और जो चिकना दानेदार टाइप का नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? चिकनी। ठीक है। जो दानेदार टाइप का नहीं होगा उसको चिकनी, जिसमें दानेदार टाइप का होगा उसको क्या बोलेंगे? खुरदरी। इस तरीके से देखिएगा तो एनिमल सेल इस तरीके से होता है। एनिमल सेल इस तरीके से होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों। इसमें देखिएगा बीच में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक क्या होता है? केंद्रक होता है। इस तरीके से सब का रचना होता है। ठीक है। और मानव में भी कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब लाइबोस में पाया जाता है। अब देखिए जंतु कोशिका हम लोग देखते हैं। जंतु कोशिका देखते हैं तो जंतु कोशिका में का देखिएगा तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या प्यारे दोस्तों कि इसमें कोशिका भित्ति जो होता है प्यारे दोस्तों नहीं पाया जाता है। लेकिन जबकि पादप कोशिका में क्या था? कोशिका भित्ति पाया जा रहा था। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जा रहा था
और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है प्यारे दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, इसमें हरित लवक भी नहीं पाया जाता। क्या हम लोग कहाँ देख रहे हैं, हम लोग जंतु कोशिका के अंदर जंतु कोशिका को देखते हैं हरा। चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग क्या देख रहे थे कि इसमें जो है हरित लवक क्या होता है, इसमें हरित लवक जो है अनुपस्थित होता है। हरित लवक क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है प्यारे दोस्तों। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्या है विषम कोशी जीव, हम लोग भोजन जो है अपना स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों। और ये जो होते हैं छोटी आकार होती है, एक ऐसा आकार के होते छोटे आकार के, लेकिन पादप कोशिका क्या था, बड़ा आकार का था। और पादप कोशिका में क्या था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा था और उसमें हरित लवक उपस्थित था और उसमें कोशिका भित्ति पाया जा रहा था। लेकिन उसका जस्ट उल्टा है, जंतु कोशिका में क्या है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, न ही इसमें हरित लवक उपस्थित होता है और न ही इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और यह जो होता है इसका आकार कैसा होता है प्यारे दोस्तों, छोटा होता है। लेकिन पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसका आकार क्या होता है, छोटा। अब देखिए हम लोग कोशिका के भाग पढ़ने वाले हैं। कोशिका के बहुत ही अलग अलग जो भाग होता है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले प्लाज्मा झिल्ली, या तो इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है, या तो क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली क्या है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह क्या होता है प्यारे दोस्तों, कोशिका की सबसे बाहरी परत होता है, जो कोशिका के घटकों का बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, अलग करती है। ठीक है, और बोलेगा कि प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका का कौन सा परत है, बाहरी परत है कि आंतरिक परत। आप क्या बताइएगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका का बाहरी परत है, कौन सा परत है, कोशिका का बाहरी परत, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और ये बहुत ही पतला होता है, मुलायम होता है, लचीला होता है। इसको देखिए, मान लिया ये हाथ का जो देख रहे हैं, इसका काम क्या है कि आंतरिक रक्षा हम लोग को भी प्रदान करा। और ये बहुत ही क्या है, पतला मुलायम लचीला है कि नहीं, इसको इधर इधर जैसे मिलते से करे ये सब हो रहा है, ये बहुत ही क्या पतला मुलायम लचीला है। और ये क्या है, कोशिका का बाहरी आवरण है। ये जो हम लोग को देख रहे हैं, ये कोशिका का क्या है, बाहरी आवरण है। ठीक है, आगे देखिए प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है प्यारे दोस्तों, लचीला होती है और इसमें कार्बनिक अणु जैसे लिपिड तथा प्रोटीन के दो परत से बनी होती है। ये जो होता है कार्बनिक अणु, ये जो है हम लोग का एक कार्बनिक अणु वसा और प्रोटीन के दो परतों से बनी होती है, वसा और किस चीज का, प्रोटीन से। इस तरीके से देखिएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा क्या है, मेम्ब्रेन है। यहाँ पर देखिएगा तो इसको ये जो बना होता है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो इसमें जमा हुआ कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट मिलता हम लोग को वहां से, दोस्तों हम लोग जो चावल भोजन के रूप में लेते हैं और चावल में ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस तरीके से है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके कारण ये क्या होता है, लचीला। अब देखिए कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है, इसके लचीलेपन का क्या कारण है प्यारे दोस्तों। ये जो हम लोग कहाँ देख रहे हैं, ये लचीलेपन का क्या कारण है, कोशिका भित्ति लचीलापन नहीं होता, लेकिन ये जो देखिएगा ये क्या है, लचीलापन है। इसका लचीलेपन का क्या कारण है, यही चीज को हम लोग को देखना है। देखिए इसका क्या, देखिए कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा को अपने बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ये जो लचीलापन होने के कारण ही अमीबा को क्या करता है कि अपने भोजन को ग्रहण करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है प्यारे दोस्तों। इसी लचीलापन के कारण अमीबा अपना आकार बदल पाता है। ये लचीलापन के कारण ही अमीबा जो होता है प्यारे दोस्तों, अपना आकार को क्या करता है, बदलते रहता है। हम लोग इससे पिछले क्लास में देखे थे कि अमीबा अपना आकार को क्या करते रहता है, बदलते रहता है और अपना भोजन भी ग्रहण करता है। किसके, जो अमीबा का आकार है, कुटपाद के माध्यम, जो आकार उसको कुटपाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुटपाद के माध्यम से ये अमीबा अपना क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है और ये अपना आकार को बदलते रहता है। और बदलेगा कैसे, जब उसका जो कोशिका होगा क्या होगा, लचीलापन होगा। लचीलापन के कारण वो क्या करता रहता है, अपना आकार को बदलते रहता। ठीक है, देखिए और यहाँ पर लिखा गया है बदल जाता और खाद्य पदार्थ को कुटपाद के सहारे निगल जाता। अमीबा या अन्य एककोषीय जीवों में भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, इंडोसाइटोसिस या तो क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये जो जिस प्रक्रिया द्वारा क्या कर रहा है अमीबा या और भी बहुत सारे एक कोशिकीय जीव है, जिस प्रक्रिया द्वारा अमीबा या और भी एक कोशिकीय जीव भोजन को ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस या तो फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस कहेंगे या तो क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, फैगोसाइटोसिस कहेंगे। आगे देखिए इस तरीके से कोशिका झिल्ली हो गया।
देखिएगा ये जो बाहरी आवरण एक कोशिका, इसमें ढेर सारा अलग अलग अंग पाया जाता है। प्लाज्मा हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, जो कोशिका के आत्महत्या के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो क्या होता है कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका को ऊर्जा घर पावर हाउस करते किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद इसमें ही चिकनी अंतःप्रदेश जालिका हो गया, जो पिछला वीडियो में बताए थे, अभी थोड़ा सा पहले बताया है कि अंतःप्रदेश जालिका हो गया। ये जो दो प्रकार के चिकनी और क्या रुखरी, ये दो हो गया इस तरीके से। उसके बाद गोल्जीकरण हो गया, हरित लवक, ये सारा चीज हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका द्रव हो गया। इस तरीके से इसमें सब संरचना है, देख लीजिएगा फिगर के माध्यम से। अब देखिए इसका काम क्या है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या है प्यार दोस्तों? यह कोशिका द्रव को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। सबसे पहला काम क्या है कि यह कोशिका द्रव को बाहरी पर्यावरण से क्या करता है? अलग करता है। और यह कोशिका के बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। मान लिया जाए प्यार दोस्तों, हम लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसमें मैन छिद्र होता है, और इसमें क्या करता है कि हम लोग तेल क्रीम लगाते हैं, तो तेल क्रीम जो हम लोग के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन अगर मान लीजिए पानी हो गया जिसके का नेहा है, तो पूरा पानी से हम लोग टाइप का क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे कि नहीं? भर जाएंगे ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है? हम लोग को रक्षा प्रदान करने के लिए आंतरिक जो है उस चीज को ये कोशिका झिल्ली क्या करता है? ये प्लाज्मा झिल्ली रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो ये कोशिका है जो बाहरी तत्वों से हम लोग को क्या करता है? रक्षा करता है। ये कुछ चुने हुए पदार्थों का कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने की क्रिया प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही होता है, जबकि अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। मान लिया जाए हम लोग को पसीना हो गया, देखते पसीना निकलते रहता है, तो ये किसके? जो हल्का महीन छिद्र टाइप का है, इसी के द्वारा निकलता है। लेकिन कुछ चीजों को ये निकलने देता है और कुछ चीजों को अंदर भी जाने देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसा चीज है जिसको ये क्या करता है? रोकता है। जैसे अगर हम लोग मान लेते नहा करके पूरा पानी हम लोग के शरीर के अंदर घुस जाता कि नहीं? एकदम घुस जाती तक नहीं। लेकिन ये पानी उन्हीं और भी बहुत सारे पदार्थों को क्या करता है? रोकता है, और कुछ चीजों को अंदर भी जाने देता है। ये किसका काम है? तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली का। आगे देखिएगा कि विसरण एवं प्रसरण की क्रिया इसी झिल्ली के द्वारा होता है। विसरण एवं प्रसरण की क्रिया किसके द्वारा होगा? कोशिका झिल्ली, गैसों का आदान प्रदान ये किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के कारण होता है। और प्लाज्मा झिल्ली का वर्णात्मक प्रागमय झिल्ली होता है। ठीक है, ये जो होता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होता है जो वर्णात्मक प्रागमय झिल्ली होता है। और प्लाज्मा झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अंदर अथवा बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक प्रागमय झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक का मतलब समझे प्यार दोस्तों, ये क्या कर रहा है ना कि कुछ ऐसे चीज जिसमें क्या करता है, जो क्या करता है कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। माने कुछ ऐसा पदार्थ है जिसको क्या करता है कि अंदर या बाहर जाने देता है, लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ है जिसको अंदर जाने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्णात्मक परागमय झिल्ली। और कुछ चुने हुए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पर विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आ जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हम लोग को इसके द्वारा आप डाउन हो सकता है, आप आर पर हो सकता है, आ जा सकता है। ठीक है प्यार दोस्तों, उसके द्वारा देखिएगा आगे हम लोग को देखना है पदार्थों की गति का नियम। पदार्थों की गति का नियम हम लोग जनगणना देख लेते हैं। पदार्थों का गति उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है। पदार्थ का जो गति होता है नीचे से कहाँ होगा? ऊपर की ओर। नीचे से कहाँ होता है? ऊपर की ओर। पदार्थों की गति उच्च सांद्रण से किसके सांद्रण की निम्न सांद्रण की ओर होता है। जैसे विसरण डिफ्यूजन, देखिए विसरण एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है। विसरण जो है क्या होता है? एक कोशिकीय जीव में होने वाली प्रक्रिया है होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थ के अणुओं का परिवहन वर्णात्मक प्रागमय झिल्ली के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। जैसे देखा कि विसरण एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैसीय पदार्थ है वो अणुओं का परिवहन। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे जहां जाना शुरू कर देता है। ये इसका जाने का कारण क्या है? ये जाता है किसके द्वारा? तो वर्णात्मक प्रागमय झिल्ली के द्वारा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आया। देखिए आगे हम लोग को देखना है प्रसरण। ऑस्मोसिस क्या है? जल के अणुओं की गति वर्णात्मक प्रागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रसरण कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रसरण कहेंगे। जल के अणुओं की गति वर्णात्मक प्रागमय झिल्ली के द्वारा हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रसरण। जिस प्रकार गैसों का आदान प्रदान विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार नियम का पालन प्रसारण में भी होता है। प्रसारण में जल के अणुओं की गति भी वर्णात्मक प्रागमय झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होती है। ठीक है, यहाँ तक प्यारे दोस्तों आप सभी को बात समझ में आया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए बताया गया केंद्र। केंद्र क्या है?
जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। केंद्रक जो है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है और कोशिका के अंदर पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं और केंद्रक जो होता है कोशिका के अंदर बहुत सारे कामों को कंट्रोल भी करने का काम केंद्रक ही करता है, ठीक है। और केंद्रक जो है कोशिका के बीच में पाया जाता है। केंद्रक जो होता है कोशिका के कहाँ पाया जाता है, बीच में। केंद्रक जो है कोशिका के कहाँ पाया जाएगा, बीच में होता है, ठीक है। और इसमें प्यारे दोस्तों गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, जिसके कारण जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि लड़का लड़की जो भी लड़कियों के लिए क्या होता है एक्स एक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम और लड़कों के लिए क्या होता है एक्स वाई गुणसूत्र। एक्स एक्स मिलने से प्यारे दोस्तों किस चीज का जन्म होता है लड़की का जन्म, जब और एक्स वाई मिलेगा तो किस चीज का जन्म होगा, लड़का का जन्म होता है। इस तरीके से हम लोग मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया ये सारा चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। ये 8th क्लास में भी पढ़ना था प्यारे दोस्तों। उसके बाद देखिए केंद्रक झिल्ली क्या होता है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर आ जा पाता है। और केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के मिलने से प्यारे दोस्तों जीव द्रव का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। यहाँ तक आप सभी को प्यारे दोस्तों वीडियो समझ में आया तो आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कीजिए। और आप सभी लोग को बोले थे हम कि आप सभी लोग क्या कीजिए कि एक स्टडी प्लान बना लीजिए और उस स्टडी प्लान के हिसाब से ही आप काम कीजिए। जिससे बताया था आप सभी को कि प्रत्येक दिन आप सभी को क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन आप सभी को जो आप अपने हिसाब से एक स्टडी प्लान बना लीजिए और उसी हिसाब से आप क्या कीजिए, पढ़िए प्यारे दोस्तों, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का इस वीडियो में को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। दिल की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और आप सभी लोग प्यारे दोस्तों इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर, जिससे इस चैनल को अधिक से अधिक ग्रो मिले और मैं भी वीडियो को बनाना क्या करूं, अधिक से अधिक शुरू करूं, हमें उत्साह मिले, जिससे इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या करें, बनाए। तो चलिए प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट 3 में। आज तक का इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।